नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। क्या राहुल गांधी बन गए हैं जनजी की आवाज़? दूसरा, सीजेपी क्या आम आदमी पार्टी के रास्ते चल रही है? और तीसरा, एयर इंडिया के जहाज़ का गोता महज इत्तेफाक। इन तीनों विषयों पे बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल के मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि एक छोटी रकम आपको हमें हर महीने आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की अपेक्षा और ज़रूरत दोनों है, क्योंकि चैनल को ठीक ढंग से चलाने के लिए थोड़े संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली बात, क्या राहुल गांधी बन गए हैं जनजी की आवाज़? मैं हाल के दिनों की बात बताऊं उससे पहले 2 चीज़ें और कर दूं। राहुल गांधी अपनी तरफ से जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सरकार है वो भी शायद इस पे उतारू हो गई है कि इस देश में केवल राहुल गांधी को ही वो छात्रों की सबसे सशक्त आवाज़ के रूप में देख रहे हैं, जनजी की आवाज़ के रूप में देख रहे हैं, और उनको हर तरह से बोलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 8 अगस्त को इलाहाबाद में एक कायस्थ स्कूल है, मतलब इस कायस्थ कॉलेज स्कूल इंस्टीट्यूशन है, उसके खेल के मैदान में छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो राहुल गांधी इससे पहले कोटा में कर चुके हैं, देहरादून में कर चुके हैं, वही कार्यक्रम यहाँ पे होना था उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद एक समय, अगर हम सबको याद हो, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड बोला जाता था। यहाँ से मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सारे लोग जो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर लोग थे वो इलाहाबाद ही जाते थे। मतलब मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी होने के बाद भी यहाँ से बहुत से लोग इलाहाबाद जाते थे। वहाँ के जो एन झा, जी एन झा, सरसुंदर लाल, इस तरह के तमाम हॉस्टल रहते थे। आपस में कंपटीशन होता था किस जगह से कौन कितने इस तरह की परीक्षाओं में पास हो रहे हैं। बड़ा इंस्टीट्यूशन, और वो शायद आज भी है। दूसरा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें उस हाई कोर्ट की बड़ी जो बेंच है वो इलाहाबाद में है। तो ये 2 चीज़ें, छात्र और वकील। एक समय इलाहाबाद में बहुत कुछ साहित्य भी उस समय बहुत ही एक्टिव था। राहुल गांधी ने 8 अगस्त को छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने की वहाँ बात की। जो लोकल उनके ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने 31 जुलाई को उस विद्यालय में गए और उनसे कहा कि भाई इस तरह का कार्यक्रम है, आप अपना हमें जगह दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, जगह मिल जाएगी। और इसका हमें 4 तारीख से 8 तारीख तक था, क्योंकि पहले प्रिपरेशन करनी होती, राहुल गांधी का एग्ज़ाम था। अरे माफ़ कीजिएगा, राहुल गांधी का कार्यक्रम था तो प्रिपरेशन थी 4-5 दिन की। पंडाल अंडाल लगना था, बारिश के दिन है। तो 51,000 रुपये उन्होंने कहा हम लोग लेते हैं, उसका ये चार्ज है, क्योंकि इसके बाद जो उसका सफाई वफाई और जो समतल अमतल कराना होता है उसके लिए ये लेते हैं। उन्होंने वो दे दिया, पैसा बैंक ट्रांसफ़र हो गया, रसीद मिल गई, और आयोजक अपना खुश खुश शब्द सब जगह किया। अब यहाँ तो डंडा चला, सरकार का डंडा आया कि ये कैसे, आपकी हिम्मत कैसे, ये बुलडोज़र वाला राज्य है, ये तो इनकाउंटर वाला राज्य है, यहाँ पे आपने हिम्मत कैसे हुई कि आपने राहुल गांधी को दे दिया। तो वो जो परमिशन थी वो इस विद्यालय ने वापस ले ली, और ये कह के वापस ले ली कि साहब अभी एग्ज़ाम का टाइम है, तो छात्रों का ध्यान, खेल का मैदान है, वहाँ पे कौन सा एग्ज़ाम हो रहा है ये नहीं पता। और दूसरा, उन्होंने कहा कि वो जो खेल का मैदान है वो, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, तो जब आप ये कार्यक्रम करेंगे तो वो नॉर्मल से ज़्यादा उसमें नुकसान हो जाएगा। तो उसको भाई नॉर्मल से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो आप ये कहते हैं कि नहीं 51,000 की जगह इसमें 1 लाख रुपया लगेगा, 2 लाख रुपया लगेगा, मतलब कुछ भी होता। 25-50 करोड़ रुपया भी आप कह सकते थे, तो एक कोई व्यक्ति, कांग्रेस अपना बीजेपी को बेच देती। अब तो रेट खुला ही हुआ है पूरे उसमें, लेकिन कहा कि नहीं यहाँ वो नहीं, इसलिए हम अपने, और आप जब बारिश आरिश खत्म हो जाए और जब ऐसा है तब आप करिएगा, कुछ इस तरह का कार्यक्रम। मोटा मोटी राहुल गांधी को यहाँ कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। ये काम इन्होंने देहरादून में भी किया था, लेकिन शायद इनको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप जितना इस तरह से रोकते हैं उतना एक मार्केटिंग का प्रिंसिपल है, उतनी ये बात और गूंजती है और दूर तक जाती है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कल
कुछ बच्चे राहुल गांधी के आवास पे आए, उनसे लंबी बातचीत हुई, उसमें वो लड़की भी थी जिसकी एक फ़ोटो बहुत वायरल हुई थी, बम्बई में वो एक पुलिस ट्रक को कैसे रोक रही है। वो लड़की भी आई जो दिल्ली में 20 जुलाई को एक पुलिस वाला उसके मतलब उसके बैक ऑफ हर, जिसको कहते हैं ना कि उसमें उसके बॉटम्स में डंडा घुसा रहा है, वो लड़की भी आई। ये सारी लड़कियां आई, यंग बच्चे, वही जेंजी, और उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई ये तो अजीब सी स्थिति है और हमारे घर वालों को डराया जा रहा है, हमारे माँ बाप को डराया जा रहा है, हमारा मतलब ये पूरी तरह से एक आतंक का वातावरण बना रहे हैं। और उनका ये हुआ है, और ये इन बच्चों ने कहा कि हम ये मानने वाले नहीं हैं। आज क्योंकि हम खड़े हैं, हमारे साथ तो हो गया है, लेकिन देश में और किसी बच्चे के साथ ना हो। उन्होंने अपनी बात ठीक से कही, और राहुल गांधी ने साफ साफ कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। ये मत सोचना कि यहाँ पे मोदी जी का राज चल रहा है तो कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वी आर विथ यू, आई एम विथ यू। और राहुल गांधी जब आज ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इस देश की जनता को विश्वास होता है। जब मोदी जी कहते हैं कि मैं ये नोटबंदी कर रहा हूँ और किसी चौराहे पे, वो तो बिल्कुल साफ लगता है कि आदमी झूठ बोल रहा है, इसका कोई इससे मतलब नहीं है। क्योंकि ये कभी कहता था कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, फिर कहता था जब नोटबंदी हुई थी कि किसी चौराहे पे मिल जाना, ये सब केवल झूठ बोलते हैं। तो राहुल गांधी के कहीं ना कहीं जो जेंजी का जो जेंजी की आवाज़ है, जो जेंजी के एस्पिरेशंस हैं, जो जेंजी की समस्याएं हैं, उससे वो ज़्यादा मतलब लगता है ऐसे कि उससे को वो ज़्यादा समझते हैं और ज़्यादा कनेक्ट है। हो क्या रहा है कि राहुल गांधी इन लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, अपनी बात उनसे कह रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। मोदी जी इधर क्या है, मोदी जी का अच्छा इंस्टा, तो मोदी जी इंस्टा में, मोदी जी का क्या है कि वन वे कम्युनिकेशन होता है, मैं बोलूँगा तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, तो मोदी जी अपनी बात कह के भाग जाते हैं। अरे भाई, अगर इन बच्चों से बात करनी है तो आपको उनकी बात ज़्यादा सुननी पड़ेगी, अपनी बात नहीं, और उनकी बात भी फ्री एंड फेयर ढंग से, ऐसी जगह पे जहाँ पे कंट्रोल्ड वातावरण ना हो। आप 4 लोगों को चुनते हैं, उनको बुलाते हैं अपने घर के अंदर, और फिर लिली लिली करते हैं कुछ कुछ और दिखाते हैं कि आप जनजी हैं। आप जनजी के से नहीं कनेक्ट हो रहे हैं मोदी जी। जब उस दिन जनजी ने, आपने बहुत खुश होकर कहा था कि 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मुझे वो समर्थन नहीं दिया था, आपको बुरा भला कहा था, तो आप बुरा भला को भी अगर समर्थन समझ रहे हैं, आप देखिए नहीं, आपको कोई बता ही नहीं रहा हमारे डर के, तो आपका कनेक्ट नहीं है। राहुल गांधी ये एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, और पूरे देश में जो इररिस्पेक्टिव ऑफ रीजन, कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर, राहुल गांधी इस उम्मीद पे खड़े उतर रहे हैं कि अगर इस युवा छात्रों को, इस जेंजी को अगर कहीं कुछ हो रहा है तो वो उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस समय राहुल गांधी अब बन नहीं रहे हैं, बन चुके हैं इस देश की जेंजी की आवाज़। अब दूसरी बात कर लें, कॉकरोच जनता पार्टी क्या आम आदमी पार्टी के रास्ते पे चल रहा है? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी जो अपने को बोलता है, जो अपने को सीजेपी बोलता है, उसकी कल एक बम्बई में एक बैठक हुई। संभवतः बैठक दीपके साहब के घर पे हुई थी। उसमें जो उनका जो भी टॉप लीडरशिप है वो आई थी। रांका साहब थे, सौरभ दास थे, ये सारे लोग थे। बैठ के बहुत देर विचार विमर्श हुआ, और उसके बाद प्रेस को जब ब्रीफ करते समय उन्होंने बताया कि हमने ये निर्णय लिया है कि हम प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे और अभी हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेंगे। तो मतलब अभी नहीं बनेंगे तो कभी बनेंगे क्या? ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये सारी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो सोनम वांगचुक को तो अपना मेंटोर मानते हैं, और वो ये सारी चीज़ें रिपीट ऑफ अन्ना आंदोलन हो रही है। अन्ना आंदोलन को ये सब लोग मेंटोर मानते थे। अन्ना आंदोलन के समय ही कहते थे ये तो हम प्रेशर ग्रुप रहेंगे। फिर कुछ दिन तक प्रेशर ग्रुप चले, फिर कहाँ अन्ना और कहाँ केजरीवाल। तो ये वही रिपीट कर रहे हैं क्या दीपके साहब, कि जो वो कह रहे हैं कि अभी आप क्यों नहीं बनेंगे? अगर आपके मन में कभी है कि आप पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहते हो, बन जाइए, अच्छी बात है। इसमें मतलब अगर आप पॉलिटिकल पार्टी बन के अपनी बात सामने रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक अभी सर्वे आया है कि पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा मिला के केवल 6 जेंजी निर्वाचित हैं, जबकि 25 साल के ऊपर तो कोई निर्वाचित हो सकता है। ओनली 6। पूरे देश की विधानसभा और लोकसभा में केवल 6 जेंजी का रिप्रेजेंटेशन है। आप बनिए, कहिए हमारे लोग जाएंगे इसमें ज़्यादा।
लड़िए इलेक्शन, लेकिन मैं प्रेशर ग्रुप बन जाऊंगा और मैं अभी नहीं करूंगा, ये सब मामला चलेगा नहीं। आपको साफ साफ अपनी बात कहनी होगी, क्योंकि जनजी की जो सबसे बड़ी ताकत और जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आई और जिसने उनको बाकी लोगों से अलग किया, बाकी जनरेशन से अलग किया, कि वो साफ साफ बोलते हैं, घुमा फिरा के नहीं बोलते हैं, जिसको कहते हैं ना दे स्पीक द माइंड आउट, वो अपने दिमाग में जो है वही साफ बोलते हैं, वो मैनिपुलेटिव नहीं है, वो ये टैक्टफुल नहीं है, वो जो है वो है। तो आप जब ये सब कहते हैं तो मुझे मतलब कहीं ना कहीं उससे असहजता होती है। और एक चीज़ और समझना होगा मेरे हिसाब से, दीपके साहब और कॉकरोच जनता पार्टी के सारे लोग, अगर आप देश में कोई, आप या तो एक्टिविज़म तक अपने को रखना है तो ठीक है, उसकी एक बहुत ज़रूरत है, समाज में बहुत से लोग एक्टिविज़म करते हैं और समाज में बहुत से काम उसकी वजह से ठीक होते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ा बदलाव करना है, अगर आपको कोई ऐसा बदलाव करना है जो पूरे देश में जिसका, तब आपको पॉलिटिकल जो हमारे यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट है, जो लोकतंत्र है, जो संसद है, जो विधानसभा, उसी का सहारा लेना होगा। चीज़ें वहीं से बदलेंगी। प्रेशर ग्रुप के अपने रोल हैं, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, जैसे एक्टिविज़म के अपने रोल हैं, लेकिन अगर आप कोई मीनिंगफुल आपको लगता है कि नहीं अब हम भाई हो गया, अब हम इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हमें चाहिए, तो आपको पॉलिटिकल मतलब जामा पहनना ही पड़ेगा। इससे पॉलिटिकल, क्योंकि ये अलग बात है कि आज की तारीख में देश में पॉलिटिशियन के प्रति एक लोगों के मन में खराब भाव है, मतलब अच्छा भाव नहीं है, ये फैक्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जब आए हैं तो आपको वो चेंज करना होगा, उसी चेंज की ज़रूरत है। और इस देश ने जब जब कोई नया आया, नया एक्सपेरिमेंट किया, तो उसको मौका भी दिया। अरविंद केजरीवाल साहब को मौका दिया गया था। याद करिए, अरविंद केजरीवाल साहब के पीछे लोग थे, मतलब उस दिल्ली में उनको 70 में से 60 के ऊपर दो बार लोगों ने उनके विधानसभा में सदस्य भेजे थे, काम पे जीत के आए थे। लेकिन जब वो अपने घर पे 30 करोड़ रुपए लगवाने लगे और ये कह के कि मैं तो वैगनार में चलता हूँ, लेकिन अपने घर के रेनोवेशन में 30 करोड़ लगाए और फिर कहे नहीं प्रधानमंत्री घर में 2,500 करोड़ लगे हैं, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप अगर कह रहे हैं कि हम अपने घर में कोई इस तरह का, हम कोई सुख सुविधा जो नॉर्मल घर होता है वैसे करेंगे, और उसके बाद 30 करोड़ लगा रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं नहीं प्रधानमंत्री यहाँ 2,500 करोड़ लगे हैं, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और वहीं पर उनकी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं चली गई थी। जनता ने अलग कर दिया ना, लेकिन जनता ने उनको मौका दिया तो बहुत और छोड़ दीजिए, मोदी जी को लोगों ने किस लिए लाए थे? लोगों ने का एस्पिरेशंस था, लोगों को कहीं ना कहीं वो उम्मीद थी कि मोदी जी कुछ करेंगे, अरविंद केजरीवाल। तो उसी तरह से आपसे भी उम्मीद है। लेकिन अगर आप ये जो पॉलिटिशियन वाला खेल खेलेंगे, अभी नहीं कभी नहीं, यहाँ जाएंगे वो करेंगे वो मेंटो नहीं, साफ बात करनी होगी। मेरे मन में ये है, या हम 2029 तक कुछ नहीं करेंगे, हम 2029 के लोकसभा इलेक्शन में अपने कैंडिडेट उतारेंगे, हम 2029 इलेक्शन भी नहीं करेंगे, हम अगले 6 साल 7 साल लोगों के बीच जाएंगे और 2035 में 34 में उतारेंगे। हालांकि वो अलग बात है कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये मालूम नहीं किसी को, लेकिन आपको कुछ कॉन्क्रीट स्पेसिफिक कहना होगा। ये जनरल जो घुमा के जलेबी बनाने से, जनजी को जलेबी नहीं पसंद है, जलेबी पुराने लोगों को पसंद है, ये भी समझ लीजिए। अब तीसरी बात, एयर इंडिया के जहाज़ का गोता जो था वो महज इत्तेफाक है क्या? मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की, मैं जिस इन्वायरमेंट में रहता हूँ, हम लोगों को कहीं जाना था, कल जब ये हुआ तो मेरे घर से फ़ोन आया कि एयर इंडिया मत जाइएगा, एयर इंडिया मत जाइएगा। लोग यहाँ एयर इंडिया नहीं, एयर इंडिया नहीं। एयर इंडिया के बारे में एक कहीं ना कहीं से एक ऐसी धारणा बन गई है कि वो उसके जहाज़ बहुत पुराने हैं, उसके जहाज़ बहुत रद्दी हैं, वो आउटडेटेड हो चुके हैं, वहाँ ठीक से मेंटेन, इस तरह की एक धारणा बन गई है। लेकिन जो कल हुआ, जो फुकेत से दिल्ली जो जहाज़ आ रहा था एयर इंडिया का, AI 2379 एयरबस 320 था, 137 पैसेंजर सवार थे, 8 का क्रू था, और उसको एयर टर्बुलेंस में वो फंसा। वो रूट देखिए, एयर टर्बुलेंस थोड़ा एक चीज़ और समझ लें कि होता क्यों है। प्रेशर का जब चेंज होता है वो होता है, और मानसून में ज़्यादा होता है, क्योंकि मानसून में जब ऊपर जाते हैं 36,000 फीट या 30,000 फीट पे, तो वहाँ इस तरह की एयर पॉकेट्स मिलती हैं। इसका प्रभाव मानसून, और ये एक हैज़र्ड है जो एविएशन इंडस्ट्री में हर एक को झेलना पड़ता है। इसकी कोई पूर्व सूचना का
कहीं भी कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं बना है जो ये बता दे कि यहाँ पे एयर पॉकेट है और यहाँ नहीं है। एयर पॉकेट आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, तो इसकी कोई पूर्व सूचना भी नहीं होती है। इसीलिए बहुत सी एयरलाइंस में, क्या सभी एयरलाइंस में कहा जाता है कि भाई ये बेटर है कि आप हरदम सीट की पेटी बांधे रखिए। इस तरह का हरदम कहा जाता है। हम लोग लगता है क्या ज़रूरत है, मतलब अब जहाज़ हो गया फिर वो कहते हैं हम सीट की पेटी खोल सकते हैं, खोल लेते हैं, लेकिन कहा अदरवाइज एडवाइजेबल यही रहता है कि आप उसको बांधे रहें। इसमें क्या हुआ, वही एयर टर्बुलेंस में वो जो प्रेशर का चेंज हुआ, जहाज़ 300 फीट गिरा, उसकी वजह से उल्टा पुल्टा वो 4-5 मिनट का एक ट्रॉमा था और उससे वो निकल आया। और शुक्र मनाइए कि वहाँ कोई फेटल इंजरी नहीं हुई। 137 पैसेंजर में 13 पैसेंजरों को चोट आई। क्रू जो 8 थे उसमें से 4 गंभीर हैं, गंभीर इन द सेंस उनकी स्पाइनल में चोट लगी है, क्योंकि वो शायद चल रहे थे या खड़े थे या जो भी था, उनको चोट ज़्यादा लगी है, वो अभी भी इलाज करा रहे हैं। बाकी जो 13 यात्री थे वो उनकी छुट्टी हो गई है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता दूं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत अभी एयरलाइंस में मैंने जब वो किया, तुरंत नाम नहीं याद, उसी रूट पे पिछले मानसून में 1700 फीट एक जहाज़ गोता लगाया था, 2 लोगों की डेथ हुई थी। पैसिफिक में एयर फ्रांस का एक जहाज़ को टर्बुलेंस मिला है तो पूरा जहाज़ ही केव इन कर गया, पूरा जहाज़ ही पैसिफिक में डूब गया था। मतलब ये हैज़र्ड तो है, लेकिन एयर इंडिया के लिए ये मुझे ऐसा लगता है कि एक जनरल रह हो गया, भैया एयर इंडिया ही में क्यों होता है। जब मैंने आज ये समझाया कि तो मेरे यहाँ भी कहा गया कि अच्छा वो सब ठीक है, लेकिन एयर इंडिया में ही क्यों होता है। तो एयर इंडिया को, अच्छा जो एयर इंडिया में जा रहे हैं वो एक कहीं है, वो एयर इंडिया के जहाज़ जो हैं वो गंदे रहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो क्रू है भाई वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो भी थोड़ा थका हुआ क्रू रहता है, लेकिन उस पर ध्यान देना होगा और अपनी इस इमेज को से बाहर आना होगा, लोगों को उस पर विश्वास लाना होगा। लेकिन अभी तो एयर इंडिया बहुत उस क्राइसिस से गुजर रहा है जहाँ पे लोग एयर इंडिया में अब चलने से मना कर रहे हैं। लेकिन इस वाले में कम से कम ये जो इंसिडेंट था, जो भी एविएशन एक्सपर्ट हैं सबका ये मानना है कि इसमें कोई जहाज़ या पायलट की गलती नहीं थी। पायलट को ज़रूर ये हम लोगों को कहना चाहिए कि स्किल्ड पायलट से जो इस मुश्किल हालात में भी, क्योंकि उस 4-5 मिनट तो वो भी उस टर्बुलेंस को झेल रहे होते हैं, वो जहाज़ को निकाल के सेफली यहाँ तक ले आए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।